सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेचर इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। उससे पहले हम साइंस को डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आपके लिए तो साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट है जब तक आपने पढ़ा है 10th क्लास तक, बट साइंस को हम अलग से भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लाइक साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज का मतलब होता है कि यहाँ पे सभी चीज़ें सिस्टमैटिकली होती है। यहाँ पे कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि अगर हमने कहा कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो गया तो सर नहीं। यहाँ पर साइंस के अंदर जितने भी रूल्स, जितने भी लॉज, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उनको हम लेबोरेटरीज में टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और जब उनका एक यूनिफॉर्म रिजल्ट निकल कर आता है तभी हम उसको लॉ का नाम देते हैं, राइट। जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके ऊपर भी पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हुई, तब जाके हमने इसको एक नेम दिया है। अब हमारे साइंस के कुछ फीचर्स हैं। पहला वही सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसे सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। अब जैसे कि आपने जैसे कि सपोज गैस जल रहा है, अब गैस पे आपकी उंगली लग गई, आपकी उंगली जल गई, तो आपकी उंगली जल गई ये इफेक्ट है, और आग की वजह से जली वो उसका कॉज है। एक आपने वो स्टिमुली और रिस्पॉन्स वाला एक लॉ पढ़ा होगा कभी साइंस में, तो ये भी आपका सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर ही आता है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने न्यूटन के बारे में आपने पता होगा कि उन्होंने हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया था, उन्होंने ही इसको नेम दिया था। कब दिया था नेम? कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से एक सेब गिरा, तो उन्होंने उसका रीजन फाइंड आउट किया कि क्यों हवा, कोई भी चीज़ अगर हवा में ऊपर जाती है तो ऊपर की चीज़ हमेशा नीचे आकर क्यों गिरती है, वो हवा में क्यों नहीं रह जाती। तो उसके पीछे उन्होंने एक रीज़न हमें फाइंड आउट करके बताया कि इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कारण है, और उस एप्पल का उस पेड़ से नीचे गिरना उसका इफेक्ट है। तो ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स हमारे साइंस में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यस, यहाँ पे जितने भी लॉज, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन से बने हैं, रातों रात नहीं बन गए कि आज हमें सपना और अगले दिन हमने प्रिंसिपल बना दिया। नहीं, पहले इनको लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है, इन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और उसके बाद हम इसको लॉ का नाम देते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब क्योंकि इनके आउटकम्स सेम होते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इंडिया में है वो यूएसए में भी है, वो जापान में भी है, सब जगह इसका रिजल्ट सेम ही है ना, अलग अलग तो नहीं है, तो इसलिए इसे हर जगह पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये 3 फीचर्स तो हो गए हमारे साइंस के कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, इसलिए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जा सकता है इसलिए एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड है, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि इनके रिजल्ट सेम होते हैं। अब इसका हमारे मैनेजमेंट से कंपैरिजन। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस, हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और उन प्रिंसिपल्स का भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हमारे मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वोकैबुलरीज, अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब जैसे कि हमारे मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ मतलब काम को बांट देना अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि जिसको जो काम करना आता है हम उसको वो काम करने के लिए दे देते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसको सेल्स का काम आता है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, जिसको मार्केटिंग का काम आता है उसको मार्केटिंग में डाल दिया। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आती है, क्योंकि जब हम डेली ही एक काम को करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम उसके अंदर स्पेशलिस्ट होते चले जाएंगे। तो ये क्यों हो पाया? डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से। अब जैसे कि आपके स्कूल में भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना एक स्पेशलाइज एरिया ऑफ नॉलेज है, हर कोई हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। तो इसीलिए इस डिवीजन ऑफ वर्क को करने की वजह से हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क हुआ कॉज और स्पेशलाइजेशन हुआ उसका इफेक्ट। तो ये वाला हमारा फीचर तो इसके अंदर फुलफिल होता है। सेकेंड, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी रातों रात डेवलप नहीं हुए हैं, इनको भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है, इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसको टेस्ट किया गया है, तब जाके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। बट इनकी एक लिमिटेशन है कि क्योंकि हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं तो इनके आउटकम्स अलग अलग, तो जो आउटकम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इनको ईजिली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क है, अगर मैं इसको एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लगाऊं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है, लेकिन अगर इसी डिवीजन ऑफ वर्क हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हमें नहीं पता चलता क्योंकि वहां पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी।
जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल्स नहीं है। क्यों यूनिवर्सल नहीं है? क्योंकि अभी हमने ऊपर सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि इसके आउटकम सेम नहीं होते। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसके जो आउटकम्स हैं, इसका जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग है। और दूसरी चीज़ की जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, लेकिन हम साइंस के प्रिंसिपल्स को इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अगर अब मैं तीनों पॉइंट से कंपेयर करूं तो पहला पॉइंट तो था कि येस इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन भी है, हालांकि रिजल्ट सेम नहीं है, लेकिन स्टिल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स हैं और यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है। तो एज अ कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट साइंस तो नहीं है, बट इट इज़ अ सॉफ्ट साइंस। ये ना ही साइंस से बहुत ज़्यादा दूर है, ना ही उससे बहुत ज़्यादा पास है। इसके लिए एक फ्रेज भी यूज़ होता है, इट इज़ नाइदर प्रिसाइज नॉर कॉम्प्रिहेंसिव टू द एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ सॉफ्ट साइंस।